नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं MS राजपूत, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना UPSC फैकल्टी एटा। तो प्रिय बच्चों, आज मैं राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि राज्य व्यवस्था है क्या। तो आइए प्यारे बच्चों, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। क्या है प्रिय बच्चों? संविधान का अनुप्रयोग, एप्लाइड फॉर्म, अनुप्रयोग है। और जब राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है और जब उस संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है प्यारे बच्चों, तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो क्या उभर कर आते हैं? विषय और कुछ मुद्दे, विषय और मुद्दे, विषय और मुद्दे। इन विषय और मुद्दों के समग्र रूप को ही, इन विषय और मुद्दों के समग्र रूप को ही क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था संविधान का एप्लाइड फॉर्म है, अनुप्रयोग है। और जब राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं। उन विषय और मुद्दों के समग्र रूप को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 3 तत्वों को रखा गया है: संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय और गैर संवैधानिक संस्थाओं को। तो राज्य व्यवस्था के तत्व क्या हैं प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के तत्व, पॉलिटी के तत्व है प्यारे बच्चों संसद के कानून, संसद के कानून। दूसरा है प्यारे बच्चों न्यायालय के निर्णय। तीसरा है प्यारे बच्चों गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्था। इन तीनों तत्वों को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक तत्व को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 संविधान में यह उल्लेख करता है, या यह संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 17 का, कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 17 क्या उल्लेख करता है प्यारे बच्चों? कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, अर्थात अस्पृश्यता की मनाही करता है कि किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी के साथ अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता की, तो आपको दंड दिया जाएगा। अब ये एक सैद्धांतिक रूप है। जब इसको व्यवहार में लागू किया जाएगा तो मुद्दे उभर कर आएंगे, कुछ विषय उभर कर आएंगे। वो क्या उभर कर आएंगे कि अनटचेबिलिटी है क्या, अनटचेबिलिटी क्या है। यदि आपने किसी के साथ अनटचेबिलिटी की तो क्या क्या दंड दिए जाएंगे? दंड के क्या प्रावधान है? दंड क्या है? किसी को अर्थदंड दिया जाएगा, कोई जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा क्या? किसी को कारावास की सजा दी जाएगी,
या किसी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो ये मुद्दे उभर कर आते हैं और उन मुद्दों को कौन बताता है, वो बताती है प्यारे बच्चों पॉलिटी, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था का पहला तत्व संविधान के कानून। तो इस राज व्यवस्था अनटचेबिलिटी क्या है, इसको प्रभावित करेगा संविधान का कानून, सॉरी संसद का कानून। तो संसद ने एक नियम बनाया, संसद ने एक नियम बनाया, संसद के नियम द्वारा या कानून द्वारा एक अधिनियम बना जिसका नाम है प्यारे बच्चों अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। और इस अधिनियम ने, इस एक्ट ने अस्पृश्यता को परिभाषित किया, बताया कि आप यह कार्य करेंगे तो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और यह भी बताया कि आपने यदि किसी के साथ अनटचेबिलिटी की तो आपको अर्थदंड दिया जाएगा, कारावास दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन उसकी नियम बताए कि आपने यदि किसी के साथ पहली बार अनटचेबिलिटी की, एक बार की, तो आपको यह दंड दिया जाएगा, पुनः दूसरी बार अनटचेबिलिटी की तो यह दंड दिया जाएगा, तीसरी बार अनटचेबिलिटी की तो यह दंड दिया जाएगा। अभी हम केवल राज व्यवस्था को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्टिकल 17 को बहुत अच्छे से जब फंडामेंटल राष्ट्र पढ़ाएंगे तब पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक एक शब्द को बताया जाएगा, एक एक शब्द की व्याख्या की जाएगी। तो प्यारे बच्चों जो आर्टिकल 17 है ये वाला, यह है सैद्धांतिक रूप, सैद्धांतिक स्वरूप। और यह है व्यवहारिक स्वरूप। सैद्धांतिक रूप को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, संविधान। और यही संविधान जब व्यवहारिक रूप ले लेता है तो क्या कहलाता है प्रिय बच्चों, राज व्यवस्था। यह संविधान और राज व्यवस्था में अंतर है। अब अगला एक तत्व है कि न्यायालय के निर्णय कैसे राज व्यवस्था के अंतर्गत माने जाएंगे। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से एक आर्टिकल है प्रिय बच्चों, आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कैसे कहा जाता है, इसका उच्चारण सही है गलत है, आगे हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखें थोड़ा। तो यह संविधान में उल्लेखित करता है कि यह उल्लेखित करता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सैद्धांतिक रूप है। इसी के संबंध में अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब इसे व्यवहार में लागू किया गया तो अभिव्यक्ति के संबंध में दो निर्णय आए। अभिव्यक्ति के संबंध में प्यारे बच्चों न्यायालय के दो निर्णय आए। कौन कौन से निर्णय हैं? एक निर्णय है क्या अभिव्यक्ति के अंतर्गत इंटरनेट मौलिक अधिकार है? यह आया गुलाम नबी आजाद केस में 2020 में। क्या इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स? इसी के अंतर्गत इससे पहले एक केस आया था 1985 में, क्या प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स है। इन सभी केसेस को हम आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी केवल यहां सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप का
अंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ए वाला रूप है वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ए वाला रूप क्या कहलाएगा? संविधान। क्योंकि मैंने पहले बताया था, संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। और यह क्या कहलाएगा? राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था को मैंने प्रभावित किया था, तब क्या बताया था प्यारे बच्चों कि राज्य व्यवस्था उन वो संविधान का अनुप्रयोग है, और जब यह व्यवहार में लागू किया जाता है तो उससे संबंधित मुद्दे उभर कर आते हैं, और उन मुद्दों का समग्र रूप ही राज्य व्यवस्था है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दो मुद्दे उभर के आए। क्या इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है? क्या इंटरनेट के बिना व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है? तो न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि हाँ, इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है, प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स है। अगला प्यार बच्चों आता है, अगला तत्व आता है, वो है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो इससे पहले हम संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्थाएं, संस्थाएं प्यार बच्चों, संस्थाओं को हम तीन रूप में देखेंगे। पहले संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, तीसरी है प्यार बच्चों गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थान। अब एक एक बारी बारी से संवैधानिक संस्था क्या है, असंवैधानिक संस्था क्या है और गैर संवैधानिक संस्था क्या है, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वे संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है। कहने का तात्पर्य, संविधान में उल्लिखित संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाएं कहेंगे। संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख, उस संस्था को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? संवैधानिक संस्था। जैसे एक संस्था है प्यारे बच्चों वित्तीय आयोग। जो वित्तीय आयोग संस्था है वो 280 आर्टिकल के तहत है, तो कह सकते हैं कि वित्तीय आयोग संस्था है वो संवैधानिक संस्था है, वह संविधान में ही उल्लिखित है। इस प्रकार एक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सॉरी, एक संस्था है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, एक 324 के तहत संविधान में लिखित है। एक संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह 338 के तहत संविधान में उल्लिखित है। तो कह सकते हैं कि वे संस्थाएं जो संविधान में मेंशन है, उल्लिखित हैं, वे सभी संवैधानिक संस्था कहलाएंगी। अब बात करते हैं असंवैधानिक संस्थाओं की। वे संस्थाएं जो संविधान के विरोधी हैं, जो संविधान के नियमों, कानूनों, सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती हैं, वो संविधान का विरोध करती हैं, वो कहलाती हैं असंवैधानिक संस्थाएं। जैसे मोहम्मद, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान विरोधी हैं। कुछ उग्रवादी संस्थाएं हैं, अलगाववादी संस्थाएं हैं, वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं असंवैधानिक संस्थाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बात करते हैं प्यार बच्चों गैर संवैधानिक संस्थाएं। वे संस्थाएं जो संविधान में उल्लिखित नहीं है, संविधान में उल्लिखित नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन वो संविधान के विरोधी भी नहीं है और वो संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को पूरा करती हैं, वो कहलाती है प्यारे बच्चों गैर संवैधानिक संस्थाएं। वो संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं, आदर्शों को पूरा करती हैं।
पूरा करती हैं, वो क्या कहलाएंगी? गैर संवैधानिक संस्थाएं। जैसे एक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह गैर संवैधानिक संस्था है। एक संस्था है प्यारे बच्चों नीति आयोग। आगे हम लोग सभी संस्थाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वहां से। हम पीवाई को दिखाएंगे आपको कि यूपीएससी ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। बात करते हैं, जब ये संस्थाएं संविधान विरोधी भी नहीं है और संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं, तो इन संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है, यह संस्था कैसे गठित होती है, इस बात में चर्चा करते हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं का निर्माण कैसे होता है, यह बात, इस बात की चर्चा करते हैं हम। संवैधानिक संस्थाएं, देखिए गैर संवैधानिक संस्थाएं प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है। सांविधिक संस्थाएं या कानूनी संस्थाएं या विधिक संस्थाएं, बात एक ही है। इनको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं एक होती है कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, कार्यकारी संस्थाएं। आइए सांविधिक संस्था को समझने का प्रयास करेंगे। वे संस्था प्यारे बच्चों जो विधायिका और संसद की देन है, अर्थात जिन संस्थाओं का निर्माण विधायिका या संसद ने कानून बनाकर किया है, नियम बनाकर किया है, उन्हें कहते हैं सांविधिक संस्थाएं। तो यह संस्था कैसी है प्यारे बच्चों? संसद या विधायिका की देन, जिन जो संस्थाएं संसद या विधायिका की देन है, या जिन संस्थाओं का निर्माण संसद द्वारा पारित कानून से हुआ है, उन्हें कहते हैं सांविधिक संस्थाएं। जैसे एक संस्था है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक संस्था है बच्चों राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। यह सभी संस्थाओं का निर्माण संविधान के कानून द्वारा हुआ है। जैसे पहली संस्था बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग, तो बनी है 1992 राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन हुआ है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कार्यकारी संस्थाएं। वे संस्थाएं जिनका निर्माण राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुआ है। वे संस्थाएं प्यारे बच्चों जिनका निर्माण राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुआ है, जिनका निर्माण राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुआ है, आदेश द्वारा हुआ है। जैसे एक संस्था है प्यारे बच्चों नीति आयोग, जो पूर्व में योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी, नीति आयोग। इस संस्था का निर्माण प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हुआ है, और राष्ट्रपति कोई भी आदेश जारी करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही करते हैं। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आया कि नीति आयोग संस्था है क्या संवैधानिक संस्था है, क्या गैर संवैधानिक संस्था है? तो प्यारे बच्चों नीति आयोग संस्था है वो एक कार्यकारी संस्था है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्मित संस्था है। इसका पूर्व नाम योजना आयोग था। तो पूरे लेक्चर को हम समराइज करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, और जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो कुछ मुद्दे और विषय उभर कर आते हैं।
उन मुद्दों और विषयों के समग्र रूप को ही राजव्यवस्था कहते हैं। राजव्यवस्था के 3 तत्व हैं: संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, गैर संवैधानिक संस्थाएं। हमने संस्थाओं को बहुत चार्ट के थ्रू पढ़ा। संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान मूल्य हो, गैर असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के विरोधी हो, गैर संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान में उल्लिखित भी नहीं है और संविधान के आदर्शों को पूरा भी करती हैं और असंवैधानिक भी नहीं है। उनको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा: सांविधिक संस्थाएं या विधिक संस्था या कानूनी संस्था, जो विधायिका और संसद की देन है, जिसका निर्माण विधायिका के कानून द्वारा हुआ है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। कार्यकारी संस्था जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, जैसे आपकी नीति आयोग है। तो इस प्रकार से आगे हमारे साथ बने रहिए और यूपीएससी पीसीएस के कोई भी क्वेश्चन हमारे लेक्चरों से बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको यूपीएससी पीसीएस में आए हुए पूर्व के सभी क्वेश्चनों को दिखाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। यदि मेरा लेक्चर अच्छा आया हो तो चैनल को लाइक फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे यह जानकारी अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।